हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। आज आपको कुछ नई चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। द टॉपिक नेम इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मुझे पता है कि जो पीरियाडिक टेबल है वह पीरियाडिक टेबल 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन चारों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन ब्लॉक्स के एलिमेंट को याद करने के सबसे अच्छे तरीके हैं आप एक एक ब्लॉक को याद करें। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है। पढ़ाई से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें मार्क्स गेन करने के लिए या ऐसा कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस खाली रटने वाली चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे। और मैं आज आपको बता देना चाहूँगा कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने इग्नोर किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आईआईटी या नीट के एग्ज़ाम में, तो अगर आपने इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर करने की कोशिश की तो समझ जाइए आपका बहुत अच्छा खासा मार्क्स इग्नोर होने वाला है। इसलिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर ना करें। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत छोटा है, जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं, कम ही आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिलेंगे क्लास 12 में। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कुछ आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं, कुछ आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्लास 12 में जो आपको ग्रुप पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज आप जान लें कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत गेनिंग मतलब स्कोरिंग टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको देख लेते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि डी ब्लॉक और डी एंड एफ और एस ब्लॉक के कंपैरिजन में पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा आप सिंसियर रहें, इनका प्रिपरेशन ज़रा ढंग से करें। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि मुझे पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर हम पूरी बात करें तो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18, इतने सारे ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, जिसे हम द नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 एलिमेंट्स या 5th ए एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि दीज आर द नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। वाई दे आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? हम ये कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल फुलफिल नहीं होते हैं उन्हीं को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17 दे ऑल आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर 15 की। अब आइए देखते हैं इस ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, विच आई हैव रिटन हियर। चलिए तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। इन एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं बेटा। इन एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5। अब हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51 और इसका 83। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है।
अब सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम तब तक नहीं बता पाएंगे किसी भी एलिमेंट या किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का जब तक हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दो तरीके हैं, एक बोर एंड बरी रूल है और दूसरा है SPDF फॉर्म, जिसे अब्बा प्रिंसिपल से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही फॉर्म में क्या हो सकता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 and 5, इसमें क्या हो सकता है बेटा 2, 8 and 5, इसमें क्या हो सकता है 2, 8, 18 and 5, 28 और 5 33, इसमें क्या हो सकता है 2, 8, 18, 36 प्लस 46 और प्लस 5, इसमें क्या करेंगे बेटा 2, 8, 18, 32, फिर 18, फिर 5। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ द बोर-बरी। आपने देखा कि दे ऑल आर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF फॉर्म में करें तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। इसका अगर करना हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अगर इसका करना हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p3। ठीक है, अगर हमको इसका करना हो तो मैं नीचे लिख रहा हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p3 और ये बेटा लास्ट वाला बचा, इसको भी लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान लगने लगेगा। 4s2, 4p6, 4d10, 4f, 14, 6s2, sorry, after 4, 5 will come, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p3। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही फॉर्म में लिख दिया। इसको कहते हैं बोर-बरी फॉर्म और इसको कहते हैं बेटा SPDF फॉर्म। अब अगर अभी तक आपके एक दिमाग में ये कंसेप्ट ना आया हो कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इन द SPDF फॉर्म, तो SPDF फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप उसके एनर्जी लेवल के हिसाब से और एक उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक ग्राउंड स्टेट पे होता है बेटा, एक एनर्जी लेवल के हिसाब से। अब अगर हमने देखा कि दीज आर नोन एज द सेल्स या एनर्जी लेवल, पहला सेल या पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। मुझे पता है, आप भी जानते हैं कि किसी भी सेल में जो सब सेल्स की संख्या होती है वो उसकी क्रम संख्या यानी उसके सीरियल नंबर के बराबर, यानी कि अगर पहला सेल है तो उसमें 1 सब सेल होगा, दूसरा सेल है तो 2 सब सेल होगा, तीसरा सेल है तो उसमें 3 सब सेल होगा, चौथा सेल है तो उसमें 4 सब सेल्स होंगे। 4 से ज़्यादा 5वें सब सेल की खोज हो चुकी है, बट वी डोंट हैव द एलिमेंट्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर, जिसे हम जी सब सेल कहते हैं, हम यूज नहीं करते हैं। तो 4 या 4 से ज़्यादा सेल अगर होंगे तो उसमें सब सेल्स की संख्या 4 ही होगी। जैसे मान लिया हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखाया एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51, हमने किया पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे बेटा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन था तो 1 एक सब सेल था तो 1s2 कर दिया, दूसरे में बेटा 2 2s2 2p6,
2 + 6 दोनों ऐड करेंगे तो 8 हो गया। तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 3s2 3p6 3d10, 2 + 6 8 + 10 = 18 हो गया। अब अगर फोर्थ में चलते हैं तो 4s2 4p6 4d10, ऑल्दो द फोर्थ सेल कैन कंटेन 4 सबसेल, चौथे सेल में 4 सबसेल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल 18 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसलिए हमने 4f का यूज नहीं किया। तो अब ये लास्ट में 5 बचा, 5s2 5p3, इज इट। लेकिन अगर हमने इस बिस्मत की बात करी, चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको हमने ऐसे भरा, आप यहां देख सकते हैं हमने लिखा 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14। तो सबसे पहले काम, अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इजी वे में जान लीजिए, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बोरबरी फॉर्म में कर लीजिए, फिर उसको क्या करेंगे आप, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए पहले सेल में 1 सबसेल रख दीजिए, दूसरे में 2 सबसेल, तीसरे में 3 सबसेल, चौथे में 4 सबसेल, पांचवें में 4 सबसेल, छठे में 4 सबसेल, और जैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है आप उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और हमको यहाँ पता है, मैं यहाँ फिर से लिख देना चाहूँगा कि s2 p6 d10 एंड f14, इसमें किसी भी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम भरे जाने की संख्या होती है वो यही होती है, s2 p6 d10 एंड f14। मीन्स s सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड। तो ऑन दिस बेसिस हम ये कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np3, द आउटर ऑर्बिटल या द वैलेंस ऑर्बिटल्स आर हैविंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ns2np3। देखिए 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 एंड 6p3। तो हमने इसको जनरल नाम कर दिया ns2np3। ठीक है, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमें कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और इन विच s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ लिखा है, पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन पॉइंट्स के बेस पे हम आपको बताएंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरा ध्यान से एक बार इसके एटॉमिक नंबर को, इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 5 एलिमेंट हैं, इसका एटॉमिक नंबर आप याद करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत सारी चीज़ों के आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तब आप उस एलिमेंट के किसी भी प्रॉपर्टीज को बड़े ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट। तो हम फिजिकल स्टेट में नाइट्रोजन क्या है, फास्फोरस क्या है। नाइट्रोजन जो होता है बेटा वो गैसेस स्टेट में पाया जाता है, फास्फोरस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है जो वेपोराइज हो सकता है। अगर हम आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो ये मेटलाइड फॉर्म में होते हैं और ये मेटेलिक फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में हो गया, ये सॉलिड होता है लेकिन जो वेपोराइज हो गया। और आर्सेनिक और एंटीमनी सेमी सॉलिड जिसे हम मेटलाइड भी कहेंगे, और बिस्मथ जो होता है वो मेटेलिक फॉर्म में होता है। तो इसका फिजिकल स्टेट हो गया। अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। मुझे पता है कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो इसकी एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो वी कैन से एटॉमिक साइज इंक्रीजेज व्हाइल मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर बात करेंगे बेटा आयनिक रेडियाई, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। आयनिक रेडियाई में मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, नाइट्रोजन 3-, फास्फोरस 3- और आर्सेनिक 3-, ध्यान देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक 3-, यानी कि निगेटिवली आयंस देते हैं, ये एनायंस बनाते हैं। एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं, एंटीमनी +3 और बिस्मथ +3, ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां देखा कि दे आर फॉर्मिंग द कैटायंस एंड एनायंस।
फर्स्ट 3 यानी कि जो इसमें एनायंस बनाने की टेंडेंसी होती है वो नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है। अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो सबसे छोटी होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन उससे थोड़ी सी टेंडेंसी कम होती है फास्फोरस की, और सबसे कम टेंडेंसी होती है आर्सेनिक की निगेटिव आयन यानी एनायन बनाने की। तो हमको पता है कि यह और यह निगेटिव आयन बनाते हैं यानी एनायंस बनाते हैं, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ कैटायंस बनाते हैं। और वी ऑल नो दैट इज कैटायन की जो साइज होती है एनायन की साइज से छोटी होती है। तो इसकी साइज, अगर वो एनायन बना रहा है तो उसकी साइज बड़ी होगी, और अगर वो कैटायन बना रहा है तो उसकी साइज छोटी होगी। इज इट? अब हम इसके आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे। जो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं उसको हम टिक करेंगे। फिजिकल स्टेट बता दिया, एटॉमिक रेडियाई बता दिया, आयनिक रेडियाई। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी मुझे पता है कि बेटा ऊपर से नीचे चलने पर, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं और बिस्मथ मेटल होता है, तो ऊपर से नीचे चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। अब आगे चलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है क्योंकि इनकी साइज बढ़ती है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, लेकिन इनकी जो आईपी होती है यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इसके पहले वाले ग्रुप, जिसे हम ग्रुप नंबर 14 कहते हैं, उस ग्रुप नंबर 14 की तुलना में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम इस ग्रुप से इधर चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, व्हेन वी आर मूविंग इन अ ग्रुप, ये पीरियड हो गया, जब हम किसी पीरियड में चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और ऊपर से नीचे चलने पर घटती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इसके पहले वाले ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है कि इसमें जो पी सबसेल्स हैं, लास्ट में ध्यान देंगे कि इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हम ये आसानी से देख लेंगे कि द इलेक्ट्रॉन्स आर हाफ फील्ड इन इट्स सेल। देखिए, अगर हमने यहाँ देखा सारे सेल के आउटर मोस्ट सेल में, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो देखते हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, तो इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स या तो हाफ फील्ड भरे हों या तो फुली फील्ड भरे हों तो हम ये कह सकते हैं कि यह और कंडीशंस की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से वी कैन से दैट इज दे आर द इलेक्ट्रॉन्स आर हाफ फील्ड इन इट्स वैलेंस सेल। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इसके प्रीवियस ग्रुप के एलिमेंट से की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे चलने पर कम होती है और इससे पहले वाले जो एलिमेंट हैं यानी ग्रुप नंबर 14 है, तो ग्रुप नंबर 14 की तुलना में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर का। अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। ये अगर हम कहें तो ये नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलाइड होते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे मेटल्स होते हैं। तो ऊपर से नीचे चलने पर इनका मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, ये हो गया इनका मेटेलिक कैरेक्टर। फिर अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है या बढ़ता है। हमने यहाँ देखा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अभी मैंने आपको आयनिक रेडियाई बताते समय ध्यान से बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये निगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायंस बनाते हैं और ये दोनों कैटायंस बनाते हैं। तो हमने आपको देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसमें नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन बनाता है और थोड़ी सी कम टेंडेंसी होती है फास्फाइड आयन की।
यही दो ऐसे एलिमेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, जो नाइट्राइड और फास्फाइड बनाते हैं। और बाकी जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो इस एनायन बनाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। इन दोनों में तो होती ही नहीं है, इसमें थोड़ी सी टेंडेंसी होती है एनायन बनाने की। तो नाइट्राइड आयन और फास्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन जो होता है वो स्पेशली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, फास्फाइड आयन भी -3 दे सकता है। यहाँ देखेंगे इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली -3 विल बी देयर। ठीक है, लेकिन इसके पास एक और कंडीशन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों कंडीशन है। तो फास्फाइड, ये ध्यान देंगे, P+5 भी हो सकता है, गौर से देखेंगे। अब मैं आपको बता रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों -3, या समटाइम्स आर्सेनिक भी -3 देंगे, लेकिन आर्सेनिक में -3 टेंडेंसी बनाने की, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की टेंडेंसी बहुत कम के बराबर होती है। तो नाइट्राइड और फास्फाइड, नाइट्राइड सबसे ज़्यादा बनाता -3 और उससे थोड़ी सी कम टेंडेंसी होती है फास्फाइड की। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है। अगर हम एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें, एंटीमनी +3 और बिस्मथ +3 के साथ साथ ध्यान देंगे, एंड एंटीमनी +5 एंड बिस्मथ +5। गौर से देखेंगे, एंटीमनी और बिस्मथ ये दोनों होते हैं, ये +3 और +5 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर ये +3 और +5 में जो +3 की स्टेबिलिटी होती है वह ज़्यादा होती है, +5 की स्टेबिलिटी कम होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, क्यों इसकी टेंडेंसी, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ध्यान से देखेंगे, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने के नाते यहाँ देखेंगे, अगर ये लास्ट वाला था 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6s2 और 6p3। 6s2 में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और 6p3 में हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 और 3। अगर हम, ये हो गया GS जिसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसको दिखाएं तो एक्साइटेड स्टेट में बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 6s 6p 6d ऑर्बिटल्स आर आल्सो अवेलेबल, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इस s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो अभी तक हमारे पास इस GS यानी ग्राउंड स्टेट में केवल और केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +3 हमें कह सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 हो गई, तो इसकी वैलेंसी +5 हो सकती है। लेकिन ये जो एक्साइटेड स्टेट है, साइज बड़ी होने के नाते यह जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने पे ये इनका विरोध करते हैं, जिसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो आउट ऑफ +3, ध्यान देंगे, आउट ऑफ +3 एंड आउट ऑफ +5 इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमें देखते हैं ऊपर से नीचे चलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेट होता है उसकी टेंडेंसी या उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। आप रीजन में पूछेंगे तो कह सकते हैं कि इसका रीजन ये होगा कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब होता है ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। हमको पता है कि बेटा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब हो गया, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये इनर्ट बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और अगर हम फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखें तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर अभी मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, अलॉन्ग विथ 1 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया। तो हम कहेंगे कि दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ऊपर से नीचे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे इनके कोवैलेंट बॉन्ड के बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती है। अब लास्ट वन जिसे हम कहेंगे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी में हम ये देखेंगे, इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग में अभी मैं बताया कि ऊपर से नीचे चलने पर इनके जो कोवैलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। एलोट्रॉपी, इसमें अगर बिस्मथ को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एलोट्रॉप्स बनाते हैं। यानी कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन बनाता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में बेटा वाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस दोनों एक होता है, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। फिर यहाँ अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक जो आता है वो ग्रे फास्फोरस होगा, येलो फास्फोरस होगा और ब्लैक फास्फोरस ग्रे आर्सेनिक होगा, येलो आर्सेनिक होगा और ब्लैक आर्सेनिक होता है। इसी तरह से एंटीमनी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि बिस्मथ को छोड़ करके बाकी चारों एलिमेंट जो होते हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसमें जो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको जानना होगा कि इस फास्फोरस के एलोट्रॉप्स क्या क्या होंगे। एक होगा वाइट, जिसे हम येलो भी कहेंगे, फिर कहेंगे रेड और फिर कहेंगे ब्लैक। ठीक है, वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस को हम P4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये P से होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो अभी भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था बेटा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ध्यान देंगे, along with 1 lone pair of इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें तो क्या बनाएगा, यह एक चेन की तरह बनता चला जाएगा, P फिर P फिर P फिर इस तरह से। तो हमने देखा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाइट फास्फोरस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेड फास्फोरस। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि ये P ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 15, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और इसमें इनकी सारी प्रॉपर्टीज ये हो गई। अब हम अगले वीडियो में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि मैं कुछ कंटेंट पा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।